नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिराम और भोलाराम नाम के दो भाई रहते थे। पिता का देहांत हुआ। हरिराम ने बड़ी चतुराई से उठाकर सारा जमीन और घर अपने नाम करवा लिया। अरे ओ भोला, चल रे जल्दी उठ, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तू अभी तक बिस्तर तोड़े पड़ा है। भैया, मैं तो रात को 3 बजे तक खेत में पानी छोड़कर ही आया था। बेरली 2 घड़ी की नींद हुई है और आपने मुझे फिर से 6 बजे उठा दिया। तन टूट रहा है पूरा। तो क्या मैं तेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ? काम करना है तो कर, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। खेत मेरा है, घर मेरा है, बस तू और तेरी औरत मुफ्त में बैठे हो यहाँ। भोला चुप हो जाता है। इतने में अंदर से भोले की पत्नी रोशनी आ जाती है। भैया, आप इन पर इतना मत चिल्लाइए। भोला रात दिन मेहनत करता है, तनिक आराम भी नहीं मिलता उसे। अब तू भी मुझे सिखाएगी? तुझे किसने बुलाया बीच में बोलने को? याद रख, तू भी मेरे ही घर में रह रही है, मेरे ही खाने पर जी रही है। अगर मुझे किसी दिन गुस्सा आ गया ना, तो दोनों को इसी दरवाजे से निकाल फेंकूंगा। ठीक है भैया, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इंसान की मेहनत को यूं ठोकर मारोगे तो एक दिन किस्मत भी तुम्हें ठोकर मारेगी। भोला चुपचाप सिर झुकाए खेत की ओर निकल पड़ता है। उसे रामू काका दिखते हैं। अरे भोला बेटा, तू तो रात को बड़ी देर तक खेत में पानी छोड़ रहा था, अब फिर इतनी जल्दी आ गया। नींद नहीं आई क्या? क्या बताऊं काका, भैया ने खुद उठाकर भेज दिया। बोले काम पर जा, खेत की जुताई करनी है। अब आदेश जो मिला है उसे टाल कैसे सकता हूं। हाय रे भोला, तू तो सच में बहुत सीधा है। हर बार तू ही सबसे पहले खेत पर आता है और सबसे बाद में जाता है। हाँ, तेरे जैसे मेहनती लोग अब कम ही बचे हैं बेटा। काका, मेहनत ही तो मेरा सहारा है। बस यही सोचता हूं कि फसल अच्छी हो जाए तो भैया भी खुश रहेंगे और घर का खर्चा भी चलता रहेगा। भोला, एक बात कहूं, तू बुरा मत मानना। तेरी फसल तो हर बार गांव में सबसे बढ़िया होती है, लेकिन तेरे भैया हर साल नुकसान का बहाना बनाते हैं। कहते हैं फसल तो खराब हो गई, पर असल में तेरे हिस्से के पैसे अपने पास रख लेते हैं। मुझे पता है काका, गांव में कई बार ऐसी बातें सुनी, पर क्या करूं, आखिर भैया ही तो मेरा सब कुछ है। वही छत दी है, वही 2 वक्त की रोटी देते हैं। मेरे लिए यही बहुत है। भोला, तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन जमाना इतना साफ नहीं रहा बेटा। आज की दुनिया में अगर तू अपनी मेहनत की कीमत नहीं मांगेगा तो सब तेरे जैसे लोगों को मूर्ख समझेंगे। काका, मुझे किसी से झगड़ा नहीं चाहिए। भगवान देख रहा है ना, वही सबका न्याय करेगा। बस मेरी मेहनत व्यर्थ ना जाए, यही दुआ करता हूँ। भोला पूरे खेत की जुताई करता है। उसके बाद थका थकाया वही खेत पर बैठ जाता है। अजी सुनिए जी, आप कब तलक इस भोला का जिम्मा अपने सिर पर ढोते रहेंगे? दिन रात वही घर में, वही खेत में। मानो कोई नौकर नहीं, बस साया बन गया हो इस घर का। अरे भाग्यवान, अब क्या कहूं। भोला तो वैसे भी हमारे ही खेत में काम करता है। खाने को 2 रोटी देता हूं, रहने को जगह दी है और काम भी तो करवाता हूं। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान नहीं तो और क्या है। घर में हमारे अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं और जगह तो दिन ब दिन कम पड़ती जा रही है। कल को उनके लिए कहाँ जगह बची रहेगी अगर ये भोला और उसकी बीवी ऐसे ही पड़े रहेंगे। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन वो बेचारा तो रात दिन मेहनत करता है। खेतों की जुताई, बैलों की देखभाल, पानी देना, सब वही करता है। ऐसा आदमी मिलना भी मुश्किल है। वही तो मैं कब से कह रही हूँ, अब वक्त आ गया है कि उसे साफ साफ बोल दो, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकल जाए यहाँ से, चाहे किसी और गांव में चला जाए। ठीक है, जब भोला शाम को खेत से लौटेगा तब उससे बात कर लूंगा। भोला थका हारा घर आता है। आ गए भोला? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज खिचड़ी बनाई है, गरम गरम है, ठंडी हो जाएगी तो स्वाद नहीं रहेगा। भोला धीरे धीरे खाना खाने लगता है। भोला, कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे, तू कब से मुझसे कुछ कहने में डरने लगी? बोलना, क्या बात है?
भोला, ये साड़ी जो मैंने पहनी है, देखो कितनी पुरानी हो गई है, जगह जगह से फटने लगी है। कई महीने हो गए हैं इसे पहने हुए। सोच रही थी अगर भैया से थोड़ा पैसा मिल जाए तो एक नई साड़ी बनवा लूं। क्या कहते हो? रोशनी, तू सही कह रही है। वाकई तेरे पास बस यही एक साड़ी रह गई है। और मैं जानता हूं तू कितने दिन से बिना शिकायत के सब सहती जा रही है। मैं कल ही भैया से बात करूंगा। तेरे लिए नहीं, तेरी जैसी औरत के लिए तो हर महीने एक नई साड़ी कम पड़ जाए। भोला, मैं तो बस एक साड़ी मांग रही हूं, कोई सोने चांदी के गहने नहीं। तू दिन रात मेहनत करता है और मैं तो बस घर में बैठी तेरे लौटने का इंतजार करती हूं। पर कभी कभी सोचती हूं, क्या हमें भी अपनी मेहनत का थोड़ा हक नहीं मिलना चाहिए? चल अब सो जाएं। कल सुबह जल्दी उठना है, भैया से बात भी करनी है। सुबह की पहली किरणों पर उठता है। भैया, मैं यही कहना चाहता था कि रोशनी की जो साड़ी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। कई महीनों से वही एक साड़ी पहने वो टिक टिक कर रही है। अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं किसी सिलाई वाले से लेकर आऊं एक नई साड़ी। रोशनी भी खुश हो जाएगी, घर में भी ठाट बाट लगेगी। साड़ी? और क्या क्या मांग लेगा? आज साड़ी, कल गहना, परसों कोई बड़े दिखावा। मैं तेरी उन सब बातों के लिए पैसे नहीं देता भोला। इस घर में रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। भैया, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें छत दी, लेकिन साड़ी बस एक छोटी सी गुजारिश थी, कुछ भी बड़ा नहीं मांगा। आभारी? हाँ, बहुत आभारी। पर आभारी होने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जमीन के पैसे तुझे बांट दूं। अब और नहीं। भैया, कहाँ जाऊं मैं? मेरा कोई और सहारा नहीं है। आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो। तू जहां चाहता है जा सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात याद रख, जब इंसान किसी के घर का बोझ बन जाए तो उसे बाहर कर देना ही बेहतर होता है। अब अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहां से निकल जा। ठीक है भैया, जो आज आपने कहा वही करूंगा। पर बस एक बात, जब तक हम जाते हैं रोशनी के पास ये पुरानी साड़ी ही रहें, उसे कोई तीखे शब्द मत बोलना। मैं तेरे जैसे लोगों की अक्ल बताने नहीं आया, बस निकल जाओ। भोला और रोशनी दोनों चलते चलते थक जाते हैं और दोनों नदी किनारे जाकर रुक जाते हैं। भोला, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। अगर मैंने अब कुछ नहीं खाया तो शायद मैं यहीं दम तोड़। अरे नहीं रोशनी, ऐसी बात मत कहो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ न कुछ खाने का बंदोबस्त करके लाता हूं। तुम बस सब्र करो। ऊपर वाला बड़ा दयालु है, वो भूखे को कभी भूखा नहीं मरने देता। भोला तेजी से वहां से निकलता है। रास्ते में मिट्टी से भरी जमीन, टूटे हुए बर्तन और झाड़ियों में फेंका गया कूड़ा दिखता है। वो वही सड़ी हुई सब्जियां कपड़े में बांधता है और जल्दी से वापस लौट आता है। रोशनी को देखकर उसके चेहरे पर थकान और ममता एक साथ झलकती है। रोशनी बिना कुछ कहे वो वासी सड़ी हुई सब्जी खा लेती है। भोला, सुन रही हो? घोड़ों की आवाज आ रही है। कौन आएगा इस बीहड़ में इतनी बारिश में? हाँ, सुन रहा हूं। चुप हो जा, शायद कोई यात्री होगा। पर आवाज कुछ अजीब है। घोड़े पानी की तरफ जा रहे हैं और कोई उतर रहा भी नहीं। कालिया और उसके सभी साथी पानी के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद पानी से बाहर निकालकर वापस वहां से चले जाते हैं। ये भोला देख लेता है। रोशनी, तुम अब यहीं और नदी के उस पार वाली पुरानी नाली की झोपड़ी में छुप जाओ। मैं कुछ देर में आकर देखता हूँ कि वहां क्या माजरा है। मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ भोला। ये डाकू हैं। तुम अकेले कैसे जा रहे हो? अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? भोला उसकी पीठ तक देखते ही पानी में उतर जाता है। सोने के सिक्के, कंटों और कंगनों की झलक आ रही थी। हे भगवान, इतने सोने का भारी ढेर, इतनी दौलत, इतने सालों की कमाई, ये तो नामुमकिन सा है।
थोड़ी सी आंख बंद करके उसने सोचा कि अगर वो कुछ लेकर चला आए तो रोशनी को नई साड़ी दिला देगा, बच्चे को कंच और छत ठीक करवा देगा। पर तभी उसके भीतर की एक आवाज जमीर गूंजी। नहीं, ये गलत है। इन पैसों में कई लोगों का दर्द और खून मिला होगा। मैं ऐसी दौलत अपनी ईमानदारी से नहीं पा सकता। भोला, तू डरता क्यों है? तू मेहनत कर रहा है, पर दुनिया ने तुझे तुच्छ समझा। ये सोना तुम्हारे जैसे परिश्रमी का नहीं, और इस पर कितना जहर भरा है। पर क्या तू अपने जीवन के लिए एक छोटा बदलाव नहीं ले सकता? अगर मैं ले लूंगा तो क्या मैं खुद बेवफा नहीं बन जाऊंगा? क्या इससे मेरी आत्मा नहीं दागदार होगी? सच और झूठ दोनों रास्तों के फल मिलते हैं, पर सोच, क्या तेरे छोटे से काम से कोई बुरा नुकसान होगा? क्या तू बस अपनी जरूरत का टुकड़ा ले और बाकी को छोड़ दे सकता है? क्या तेरे हाथों में जो कुछ आएगा वो किसी बेईमान के हाथ लगेगा तो भला क्या होगा? भोला उसमें से थोड़ा सारा सोना उठाकर अपने घर लेकर आ जाता है। अरे भोला, तुम आ गए। मैं तो पूरी रात जागती रही। डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। पर ये क्या? ये तो सोना है। इतना ढेर सारा सोना कहाँ से लेकर आए? रोशनी, मैं कालिया डाकू की उस पानी वाली गुफा में गया था। जो रास्ता वो लोग पानी के नीचे से जाते थे, वहीं से होकर मैं भी अंदर पहुंचा। और जैसे ही अंदर गया, मेरी आंखें खुली रह गईं। वहां चारों तरफ सोने के सिक्के, हार, कंगन, तलवारें, मुकुट, सब कुछ था, जैसे किसी राजा का खजाना हो। हे भगवान, इतना सारा सोना! पर भोला, ये तो चोरी का होगा ना? वो कालिया कितने लोगों को लूटकर ये जमा करता होगा। तूने कुछ लिया तो नहीं? पहले तो मैंने कुछ लेने का इरादा नहीं किया था रोशनी। जब मैंने वो खजाना देखा तो मेरे मन में भी लालच उठा। सोचा अगर थोड़ा सा ले लूं तो हमारे दिन बदल जाएंगे। पर तभी मेरे दिल ने कहा, भोला, ये हराम का सोना है। इसमें निर्दोष लोगों का खून मिला है। और मैं मुड़ने ही वाला था कि तभी अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज आई। आवाज? कैसी आवाज? कौन बोल रहा था? वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी रोशनी, वो खुद सोने की थी। ऐसा लगा जैसे सोना मुझसे बात कर रहा हो। उसने कहा, भोला, मैं तेरी ईमानदारी देख रहा हूं। तू लालच में नहीं पड़ा, तूने सही रास्ता चुना है। इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, जितना तेरी जरूरत है उतना ले जा। ये तेरे मेहनत का फल है। मैं पहले तो हैरान रह गया, पर फिर मैंने सोचा शायद ये भगवान का ही संकेत है। तभी मैंने बस थोड़ा सा सोना उठा लिया, इतना कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें और सिर पर छत बना सकें। अरे दोस्तों, एक बार फिर ध्यान से सुनो। ये देखा क्या? हमारे बंडलों में जो भारीपन होना चाहिए था वो कम दिख रहा है। अंदर के पैकेट इतने हल्के कैसे हो गए? मैं बता रहा हूं, यहां कुछ गड़बड़ है। उस्ताद, आप डरिए मत। हम सब एक दूसरे की पीठ देखते हैं। हमारे बीच कोई गद्दारी नहीं हो सकती। हम सब ने खून के सौदों में एक दूसरे का साथ निभाया है। हाँ, कौन बाहर से आकर हमारा सोना चुरा लेगा? ये नदी गुफा अकेली है, कोई निशान नहीं छोड़ सकता। निशान? अरे मूर्खो, निशान तो वही छोड़ता है जो डरता नहीं। लेकिन मेरे पैसे, वे निशान छोड़ते हैं। तुम सभी जानते हो कि हमने कितनी बेशर्मी से ये जमा किया है, और अब कोई बीच से आकर हमारा सारा काम बिगाड़ दे, ये हम सहन नहीं करेंगे। उस्ताद, आप क्यों कह रहे हैं कि कोई तीसरा आया होगा? क्या यह संभव है कि किसी बड़े सीने वाले आदमी ने रात के अंधेरे में आकर यह सब कर दिया? हम तो यहां रात भर पहरा देते हैं। मूर्ख, तुम भूल रहे हो कि हम इतने सालों से कैसे काम करते हैं, चुपके से, पानी के रास्ते से। कोई भी यही तरीका जान जाए तो वो भी ऐसा ही कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूं, इस बार जो भी हाथ पकड़ा जाएगा उसे सबका सबक दिखाया जाएगा। और हां, अगर किसी ने हमारे बीच में ही ये किया हो
ठीक है, हम उसे यहाँ ही सिखाएंगे कि हमारी कमाई से खेलने वालों का क्या अंजाम होता। भोला गांव के बीच में एक बड़ा सा घर बना लेता है। ये बात उसके बड़े भाई को पता चल जाती है कि भोला ना एक बड़ा सा घर बना लिया है। वो भोला से मिलने के लिए भोले के घर जाता है। देख भोले, तुझे चुपचाप बताना होगा, तेरे पास ये इतना ढेर सारा धन कहाँ से आया, वरना मैं ये बात सीधे महाराज के पास ले जाकर कह दूंगा, समझा? वो तुझे वृंदावन में डाल देगा और तेरी रोशनी अनाथ हो जाएगी। भैया, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आपने ही तो हमें घर से निकाल दिया था। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा, न जमीन, न छत, न कोई सहारा। अब आप आकर मुझसे यही पूछ रहे हो? जब मैंने तुझे बाहर किया था तब तेरा हालचाल देखा था, पतंग की तरह उड़ा दिया था, और अब अचंभा देख, तू अचानक अमीर कैसे हो गया? सही बताओ, वरना मैं राजा को सब बता दूंगा। ठीक है भैया, मैं आपको बता दूंगा, पर सुनकर गुस्सा मत करना। मैं ये सब नहीं छिपा रहा। नदी किनारे एक पानी की गुफा है जहां कालिया और उसके दल अपना खजाना छिपाते हैं। मैंने वहीं जाकर देखा था, और जो कुछ लिया वो बस हमारे गुजारे और छत के लिए पर्याप्त था। हरीश अकेला है। उसके कदम पानी में डूबते जा रहे हैं और सांसों में उत्तेजना का। ये क्या? पानी के नीचे सोने की चमक, इतनी दौलत, कितने सालों की कमाई एक ही जगह जमा। अगर मैं बस थोड़ा सा उठा लूं तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। खेत खलिहान छोड़ दो, घर बार बदल देंगे, लोग हमें राजा कहेंगे। हरीश, रुक, ये सब किसके खून से जमा हुआ होगा? कितनी माओं के आंसू, कितने बच्चों की चीखें। क्या तू सच में इस तरह पाप उठा लेगा? जमीर, तेरी बात ठीक है, पर मेरे घर में भूख है, जरूरतें हैं। एक छोटा सा हिस्सा लेना क्या इतना बुरा है? कोई नहीं जानेगा, बस एक साथ हम बदल जाएंगे। कालिया और उसके साथी प्रकट होते हैं, आंखों में क्रोध और हथियारों में खून की परछाई। ओ, तो तू है वही चोर जिसने हमारे खजाने में हाथ डाला। अब तेरे पास भागने की कोई जगह नहीं। कृपया कृपया माफ कर दो मुझे, मैं भूखा था, मजबूरी थी। कालिया डाकू ने बड़ी बेहरामी से हरीश की गर्दन पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। हरीश का लालच उसकी जान का कारण बन गया और इस तरह हरीश की जिंदगी यहीं पर थम गई। लालच की एक घड़ी ने उसकी आत्मा छीन ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच कभी भलाई नहीं लाता। इंसान की चाहत जब हद से बढ़ जाती है तो वो न केवल दूसरों का